हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 11वां है। यहाँ पर हम लोग आधुनिकीकरण के रास्ते इसका पार्ट 3 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने जापान और चाइना के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही पार्ट 2 में हम लोगों ने 36वें पॉइंट तक नोट डाउन भी कर लिया था, यानी यहां पर हमारी स्टार्टिंग जो होगी वो 37वें पॉइंट से होगी। तो आज हम लोग कोरिया की कहानी जानेंगे। तो आप लोग मेन हेडिंग डाल लीजिए कोरिया की कहानी, और इसी में आपकी पहली सब हेडिंग है आधुनिकीकरण की शुरुआत, कि कैसे कोरिया में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई है। यहां पे बताया गया कि 19वीं सदी के अंत में कोरिया के जोसोन वंश को आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही उसे चीन, जापान, पश्चिमी देशों का दबाव भी सहना पड़ा है, और इन दबावों के परिणाम स्वरूप उसे अपनी नीतियों को बदलना पड़ा है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में कोरिया में अपनी कॉलोनी स्थापित की है, यानी अपना उपनिवेश स्थापित किया है। इसी के साथ ही यहाँ पर 500 वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे जोसोन राजवंश का अंत हो गया है। तो यहां पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। ये आपका 37वां पॉइंट है। इसमें आप लिखेंगे साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे 500 वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे जोसोन राजवंश, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना 1392 से लेकर 1910 का अंत हो गया। यह आपका 37वां पॉइंट है। तो देखिए यहां पर जब जापान ने अपना उपनिवेश कोरिया पर स्थापित कर लिया है, तो कोरिया के लोगों ने इसका विरोध भी किया है, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने संगठित होकर एक आंदोलन भी इनके खिलाफ खड़ा किया है। और बताया गया है कि जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया है। उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना भी की है, और कैरो, याल्टा, पोट्सडैम सम्मेलनों जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भी इन्होंने भेजे हैं। यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकारें थीं जिन जिन देशों में, वहां पर इन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल भी भेजे हैं ताकि उनसे मदद मिल सके। तो ये सब प्रयास यहाँ के लोगों ने किए हैं। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ है, और यहीं से कोरिया में लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। तो यहां पर अब आप लोग 37 का पहला सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। अब देखिए यहां पर लोकतंत्र की को स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए हैं, तो उन प्रयासों के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। मुक्ति के बाद कोरियाई उपद्वीप को अस्थायी रूप से 38वीं समानांतर रेखा से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। देखिए जब जब मैं कोरिया शब्द यहां पर इस्तेमाल करूं, उसका मतलब होगा साउथ कोरिया, यानी दक्षिणी कोरिया, क्योंकि कोरिया के 2 पार्ट हुए, एक तो नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया में जो है राजवंश का शासन बना रहा है, जबकि दक्षिणी कोरिया जो है मुक्त हो गया है, और इनके बीच में जो समानांतर रेखा है वो 38वीं समानांतर रेखा है। देखिए ये प्रश्न जो है ये आपका जीएस का प्रश्न है, और कई बार जो है आपके पीसीएस एग्जाम में भी ये पूछा गया है, ताकि आपको ये याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा देना। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी रेखा, कौन सी समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को पृथक करती है। यह है 38वीं समानांतर रेखा। कई बार पूछा गया है। तो यहां पर जब जब हम लोग कोरिया शब्द इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब होगा दक्षिणी कोरिया। ये आपको अपने माइंड में बात याद रखनी है। तो यहां पर वही होता है कि मुक्ति के बाद, यानी 1945 के बाद, जब जापान ने यहां से अपना उपनिवेश खाली कर दिया है, उसके बाद क्या है, जो कोरियाई उपद्वीप है 2 भागों में डिवाइड हो गया है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया में राजवंश का शासन बना रहा है, लेकिन दक्षिणी कोरिया में लोकतंत्र बहाली के लिए प्रयास स्टार्ट हो गए हैं। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर अब आपका 38वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे मुक्ति के बाद कोरियाई उपद्वीप को अस्थायी रूप से 38वीं समानांतर रेखा से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। यह आपका 38वां पॉइंट है, और इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि ये जीएस की दृष्टि से स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे बताया गया है कि जो इसका उत्तरी क्षेत्र था, नॉर्थ कोरिया वाला रीजन था, उस पर सोवियत संघ का प्रभाव रहा, और वहीं दक्षिणी क्षेत्र यानी कि साउथ कोरिया पर यूएन द्वारा संचालन किया गया, यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा उसका संचालन किया गया। तो यहां पर इसका सब पॉइंट आप लिख लेना। इसमें आप लिखेंगे जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ और दक्षिण क्षेत्र में यूएन द्वारा संचालन किया गया। यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालन साउथ कोरिया का किया गया,
और वहीं नॉर्थ कोरिया का संचालन किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा किया गया। फिर बताया गया है किंतु दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम करते रहे। हालांकि 1948 में उत्तर और दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन स्थायी रूप से स्थापित हो गया, यानी कि दोनों तरफ संघर्ष चलता रहा कि कैसे भी जापान से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। लेकिन फिर भी 1948 में पूरी तरह से जापान ने अपने वहां से औपनिवेश समाप्ति कर दिए और उसके बाद यहां पर सरकारें भी स्थापित हो गई हैं। यानी नॉर्थ कोरिया में राजवंशी स्थापित रहा है, लेकिन दक्षिणी कोरिया में लोकतंत्र बहाली के प्रयास स्टार्ट हो गए हैं। तो यहां पर आपने 38 का पहला सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। अब आपका सेकंड सब पॉइंट है, इसमें लिखेंगे 1948 में उत्तर और दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन स्थायी रूप से स्थापित हो गया। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली जो रेखा है वो है 38वीं समानांतर रेखा। ये आपका जीएस का प्रश्न है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इसी में आपकी कोरियाई में आपकी अगली सब हेडिंग है युद्धोत्तर राष्ट्र, यानी युद्ध के बाद राष्ट्र कैसा रहा, राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ। आगे बताया गया कि जून 1950 में कोरियाई युद्ध स्टार्ट हो गया है। दक्षिणी कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध काल स्टार्ट हो गया है और एक छद्म युद्ध यहां पे चलता रहा है। ये बात यहां पर बताई गई है। जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते के साथ समाप्त भी हुआ है। तो यहां पर अब हम लोग नोट डाउन करेंगे, ये आपका 39वां पॉइंट है आपका। इसमें आप लिखेंगे दक्षिणी कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट चीन के समर्थन से और उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से जून 1950 में कोरिया युद्ध शुरू हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, दक्षिणी कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। इसी में 39 में पहला सा पॉइंट, जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते से समाप्त हुआ। ये युद्ध क्यों हुआ? युद्ध होने का रीजन ये था कैसे भी करके ये दोनों पार्ट फिर से एकीकृत हो जाएं, इसलिए युद्ध हुआ था। लेकिन एक तरफ अमेरिका था दक्षिणी कोरिया के साथ, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की देश या फिर कह सकते हैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि नॉर्थ कोरिया का समर्थन कर रही थी। ये नहीं चाहते थे कि दोनों देश आपस में फिर से मिलें, एक एकीकृत कोरिया महाद्वीप बने, ये ऐसा नहीं चाहते थे। तो इस वजह से युद्ध लड़ा गया है। हालांकि बाद में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, तो 1953 में इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया है और ये कोरिया जो हमेशा के लिए विभाजित हो गया था। तो यहां पे बताया गया कोरिया के युद्ध से यहां पर न केवल बड़े पैमाने पर धन, जीवन इनको नुकसान हुआ, बल्कि यहां पर जो मुक्त बाजार और आर्थिक विकास था, लोकतंत्रीकरण, ये सब इन्होंने धीमी गति कर ली। ऑब्वियस सी बात है, जब लंबे समय तक युद्ध चलेगा तो वहां के संसाधनों का ह्रास भी होगा, लोगों की जानमें भी जाएंगी। इसके अलावा वहां की अर्थव्यवस्था है, कृषि है, सब कुछ यहाँ पे चौपट हो जाएगा। वही यहाँ पर हुआ। युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा और राष्ट्रीय खर्च के कारण मुद्रास्फीति से कीमतें अचानक बढ़ गई, जैसा कि अक्सर होता है युद्ध के बाद हर देश के साथ होता है। नतीजन दक्षिणी कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी ऐसे करके यहां पर फिर अमेरिका का प्रभाव बढ़ा है और अमेरिका ने इनकी मदद भी की है। ये सब बातें यहां पर बताई गई हैं। यद्यपि दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन किए हैं और अपना प्रशासनिक कार्यकाल अवैध संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से 2 बार इन्होंने अपना प्रशासनिक कार्यकाल बढ़ाया है। अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से जो चुनाव नहीं हो पाए हैं उसके लिए इन्होंने विरोध भी किया है और अंततः जो री हैं, राष्ट्रपति सिंगमैन री, इनको इस्तीफा देना पड़ा है और इसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से जाना, यानी इस घटना को फिर अप्रैल क्रांति के नाम से जाना गया है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 40वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे। लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया।
इसी में सब पॉइंट, अप्रैल 1960 में नागरिकों के बढ़ते विरोध के कारण, अप्रैल 1960 में नागरिकों के बढ़ते विरोध के कारण री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अप्रैल क्रांति क्या है, तो आप बता देंगे कि जो वहां के कोरिया के दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति थे सिंगमैन री, तो ये शुरुआत में तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए, लेकिन बाद में इन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अपना प्रशासनिक कार्यकाल बढ़ाया, जिसकी वजह से जनता में गुस्सा फूट पड़ा। जनता ये चाहती थी कि चुनाव में धांधली ना हो, चुनाव निष्पक्ष रूप से हो, तो जनता ने बहुत ज्यादा विरोध किया है, इसकी वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है और इसी घटना को अप्रैल क्रांति के नाम से जाना गया है। ऐसे आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो आपने 40वां पॉइंट और 40 का सब पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लिया होगा। फिर बताया गया कि मई 1961 में जनरल पार्क चुंग ही और अन्य सैन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका गया। इसके बाद ये होता है कि भाई जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे के समय जो वहां की स्थिति थी, राजनीति की स्थिति थी, वो काफी डामाडोल थी। तो इस बात का फायदा उठाते हुए यहाँ के जो जनरल हैं, आर्मी के जनरल हैं पार्क चुंग ही, इन्होंने क्या किया है, सैन्य तख्तापलट कर दिया है और लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका है। तो यहां पर 40 का सेकंड सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे मई 1961 में जनरल पार्क चुंग ही और अन्य सैन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका गया। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपकी अगली सब हेडिंग है कोरिया में तीव्र औद्योगिकरण एवं मजबूत नेतृत्व, कि यहां पर औद्योगिकरण की स्टार्टिंग कैसे हुई है, तो वो हम यहां पर जानेंगे। यहां पर बताया गया कि अक्टूबर 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चुंग ही ये फिर से राष्ट्रपति बने हैं और पार्क प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति अपनाई है। निर्यात उन्मुख क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का अपने यहां से निर्यात करेंगे, आयात कम करेंगे, लेकिन अपने देश से निर्यात ज्यादा करेंगे, जिससे कि हमारे यहां धन का सृजन हो सके, धन हम इकट्ठा कर पाए। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 41वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे अक्टूबर 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चुंग ही ये फिर राष्ट्रपति बने हैं। देखिए पहले ध्यान देना, शुरुआत में तो इन्होंने क्या किया, तख्तापलट कर दिया 1961 में और कुछ सत्ता में आ गए, लेकिन 1963 में इन्होंने जैसे भी हो चुनाव करवाए हैं और ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। 41 का सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, पार्क प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति अपनाई है। अब देखिए कि निर्यात उन्मुख जो नीति है वो किस पर केंद्रित रही है, छोटे लघु उद्योगों पर, यानी श्रम घनिष्ठ हल्के उद्योगों पर केंद्रित रही है। तो यहां पर बताया गया कि निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार ने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पादों जैसे वस्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और बाद में ये बड़े हैवी मटेरियल पर गए हैं। तो यहां पर अब आप लोग 41 का सेकंड सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार ने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पादों जैसे वस्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। देखिए हमेशा एक बात याद रखना, और ये कॉमन सेंस की भी बात है, कोई भी देश हो वो अपने यहाँ जो स्टार्टिंग करता है वो भारी उद्योगों से नहीं करता है। भारी उद्योगों को स्टार्ट करने के लिए बड़ी संख्या में या कह सकते हैं बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो कोई भी देश हो, चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, हर जगह स्टार्टिंग छोटे छोटे प्रयासों से होती है, यानी छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों से होती है और बाद में उनका आकार बढ़ता चला जाता है। इकोनॉमी का विस्तार जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना होती जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो एग्रीकल्चर पर आधारित थी, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो वही चीज यहां पर भी है। तो ये चीजें आपके कॉमन सेंस में होनी चाहिए। आप ऐसा ना हो कि मैंने नहीं लिखवाया है तो आप एग्जाम में लिख कर ना आए। यहां पर स्टार्टिंग किससे हुई है, जैसे हमने अपनी स्टार्टिंग एग्रीकल्चर से की है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पादों जैसे वस्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और इससे कोरिया को लाभ भी हुआ है। और 1960-70 के दशक के दौरान इन्होंने पुनः लघु उद्योगों से उच्च मूल्य वर्धित भारी और रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे इस्पात, लौह धातु। तो वो सब चीजें यहां बताई गई हैं। शुरुआत में इन्होंने अपना फोकस रखा है हल्के औद्योगिक उत्पादों जैसे वस्त्रों पर, लेकिन बाद में ये बड़े औद्योगिक उत्पादों की ओर उन्मुख हो गए हैं। तो ये बात यहां पर बताई गई है। 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए नया गांव सैमोल आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि लोगों द्वारा निष्क्रिय और निराशावान जीवन से सक्रिय और आशावान जीवन बनाना, ये यहां पर इसका उद्देश्य था। तो देखिए हमने यहां पर 41वां पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। अब आप लोग 42वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे।
और ये देखिए, ये भी पूछा गया है, ये भी एक एग्जाम में जीएस के रूप में पूछा गया है कि नया गांव आंदोलन किस देश में स्टार्ट हुआ था। ये दक्षिणी कोरिया में स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर आप लिखेंगे 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए नया गांव यानी सैमोल आंदोलन की शुरुआत की गई। तो ये सैमोल जो आंदोलन था, इसके जरिए गांव के विकास पर फोकस किया गया, वहां पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली को सुधारने के लिए उन्हें सशक्त बनाया गया। इसके अलावा आगे चलकर इस अभियान को, यानी इस अभियान का शहरी क्षेत्रों में भी विस्तार किया गया, शहरी क्षेत्रों के आसपास जो गांव थे वहां पर भी विस्तार किया गया। तो इस अभियान से जो है वहां की ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधारने में काफी ज्यादा मदद मिली है। और बाद के समय में अन्य देशों ने भी इसके, यानी ये जो अभियान है, इस अभियान को मॉडल के रूप में अपनाया है। ये बात भी यहां पर बताई गई है। तो हमने 42वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन कर लिया है। तो वही सब चीजें यहां पर वही बताया गया। आज कोरिया अन्य विकासशील देशों के साथ जो अपने विकास प्रयासों में सैमूल आंदोलन के सिद्धांतों को अपनाना चाहते हैं, इस आंदोलन से प्राप्त ज्ञान और अनुभव बांट रहा है, वही बात यहां पे बोली गई है। यहां पे बताया गया कि मजबूत नेताओं, प्रशिक्षित अफसरों, आक्रामक उद्योगपतियों और सक्षम श्रम बल के संयोजन से कोरिया आज सारे विश्व को अपना आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है। इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये बात हकीकत है। वहां पर मजबूत नेता हैं, प्रशिक्षित अफसर हैं, आक्रामक उद्योगपति हैं और अच्छा खासा श्रम करने वाला सक्षम श्रम बल है, जिसकी वजह से कोरिया आज एक विकसित देश बन चुका है। कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति के द्वारा अन्य देशों के अधिक उन्नत संस्थानों और तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहां पर आर्थिक विकास में इन सब ने, इन चीजों ने योगदान दिया है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 42वां पॉइंट नोट डाउन कर लिया है, 43वां पॉइंट यहां पे और नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आप लिखेंगे कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति के द्वारा अन्य देशों के अधिक उन्नत संस्थानों और तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू कर दिया था। ये आप यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, पार्क के बारे में बताया गया है। पार्क प्रशासन की दीर्घकालिक शक्ति का आधार कोरिया का आर्थिक विकास था। चाहे बेशक पार्क जो है तानाशाह रहा हो, लेकिन पार्क ने यहां की आर्थिक वृद्धि में 4 चांद लगा दिए हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये बात यहां पर बताई गई है। पार्क द्वारा किए गए संविधान संशोधन से वह तीसरे कार्यकाल के चुनाव में खड़े हुए और 1971 में पुनः उन्हें चुना गया। अक्टूबर 1972 में पार्क ने यूसिन संविधान घोषित करके कार्यान्वित किया, जिसने स्थायी अध्यक्षता को संभव बनाया। और यूसिन संविधान से यह हुआ है कि राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार और प्रशासन पर पूर्ण अधिकार था, यानी वो कोई भी कानून को आपातकालीन नियम के रूप में निरस्त कर सकता था। उसके पास ये संवैधानिक अधिकार था, यानी कहने का मतलब ये था कि राष्ट्रपति अपने माध्यम से कोई भी मनमाना कार्य कर सकता है। इस तरह का उन्होंने एक संविधान तैयार कर लिया है। तो यहां पर अब आप लोग 44वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, पार्क ने संविधान संशोधन कर, यहां पे लिख लेना, पार्क संविधान संशोधन कर तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में खड़े हुए और 1971 में उन्हें पुनः चुना गया। इसी में सब पॉइंट 44 का पहला सब पॉइंट, अक्टूबर 1972 में पार्क ने यूसिन संविधान घोषित करके कार्यान्वित किया, जिसने स्थायी अध्यक्षता को संभव बनाया। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब देखिए, यहां पर चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। 1979 में यहां पर जब द्वितीय तेल संकट स्टार्ट हुआ है, तब यहां पर जो आर्थिक नीतियां थी उन पर उनकी स्थिति कह सकते हैं गड़बड़ा गई। हालांकि 1979 में दूसरे तेल संकट से देश की आर्थिक नीतियां, जो कि भारी रासायनिक उद्योगों में मुख्य निवेश रखती थी, इनमें काफी बाधाएं आई, जिसके चलते यहां पर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, इसके बीच ही पार्क प्रशासन की, यानी पार्क चुंग की हत्या कर दी गई है और पार्क प्रशासन इसके साथ समाप्त भी हो गया है। तो यहां पर इसमें आप नोट डाउन करेंगे। देखिए, हमने 44वां पॉइंट का पहला सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है, 44 का सेकंड सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 1979 में दूसरे तेल संकट से
1979 में दूसरे तेल संकट से देश में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्क का प्रशासन 1979 में पार्क चुंग ही की हत्या के साथ खत्म हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1979 में दूसरे तेल संकट से देश में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्क का प्रशासन अक्टूबर 1979 में पार्क चुंग ही की हत्या के साथ खत्म हो गया। तो ऐसे करके ये पार्क का यहां पे अंत हो गया है। अब देखिए, पार्क के बाद फिर से लोकतंत्र की मांग फिर से उठने लगी है, क्योंकि पार्क जो है लोकतांत्रिक नेता नहीं है बल्कि तानाशाह है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने देश का विकास अच्छा खासा किया है। तो यहां पर अब आपकी अगली हेडिंग आएगी। देखिए, मैं पॉइंट फिर से बोल रहा हूं, 44वां पॉइंट है, 45वां पॉइंट चलेगा आपका। अब यहां पर अगली आपकी हेडिंग आएगी लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास। अब देखिए, लोकतंत्रीकरण की मांग यानी पार्क चुंग ही की हत्या के बाद फिर से लोकतंत्रीकरण की मांग उठने लगी है, लेकिन दिसंबर 1979 में फिर एक बार सैन्य नेता चुन डू हवन की अगुवाई में सैन्य तख्तापलट का मंच तैयार हुआ। यानी जैसे तैसे तो एक तानाशाह गया था, लेकिन फिर से एक तानाशाह तैयार हो गया है, ये बात यहां बताई गई है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 45वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे पार्क चुंग ही की मृत्यु के बाद दिसंबर 1979 में फिर एक बार एक सैन्य नेता चुन डू हवन की अगुवाई में सैन्य तख्तापलट का मंच तैयार हुआ। पार्क चुंग ही की मृत्यु के बाद दिसंबर 1979 में फिर एक बार एक सैन्य नेता चुन डू हवन की अगुवाई में सैन्य तख्तापलट का मंच तैयार हुआ। तो इसका विरोध भी किया है, क्योंकि लोग अब लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, लोगों में लोकतंत्र की मांग प्रबल होती जा रही है, तो इन्होंने इसको दबाने का पूरा प्रयास भी किया है। सैन्य दल ने पूरे देश में मार्शल कानून को लागू करके लोकतंत्र आंदोलन को दबा दिया। मार्शल कानून का मतलब होता है सेना का शासन, यानी कि सेना यहां पर शासन कर रही है, ना तो पुलिस है ना ही कोई स्थानीय प्रशासन है, सेना लोगों पर शासन कर रही है, इसको मार्शल लॉ बोलते हैं। आगे बताया गया, उसी वर्ष के अंत में चुन युसुइन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बने। यानी उसी साल के अंत में यहां पर क्या है, चुन युसुइन नाम के एक व्यक्ति हैं और ये संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है, उसके माध्यम से ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। यानी बेशक सैन्य दलों ने यानी बेशक सैन्य शासन ने लोगों की आवाज दबाने का प्रयास किया, लेकिन एंड में क्या है, उन्हें चुनाव करवाने पड़े ताकि लोगों का जो विद्रोह है वो कम हो जाए। तो ऐसे करके यहाँ पे बताया गया उसी वर्ष के अंत में जो चुन युसुइन है, इन्होंने संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ये राष्ट्रपति बन गए हैं। तख्तापलट किया है किसने, चुन डू हवन ने, लेकिन बाद में जब जनता ने ज्यादा विरोध किया है तो इन्होंने एक अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया है, उसके माध्यम से चुन युसुइन को राष्ट्रपति बना दिया है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, इसी में पहला सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे उसी वर्ष के अंत में चुन युसुइन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बने। यह आपका 45 का पहला सब पॉइंट है। आगे बताया गया, चुन प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव का मजबूती से दमन किया। हालांकि चुन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 के 1.7% से बढ़ाकर 1983 तक 13.2% तक कर दिया, और जो इन्फ्लेशन था, मुद्रास्फीति थी, उसको भी कम कर दिया। चुन भी एक तानाशाह है, चुन भी एक तानाशाह राष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने लोकतांत्रिक जो प्रभाव, लोकतंत्र की जो डिमांड कर रहे थे लोग, उनको मजबूती से दबाया है। तो यहां पर आप 45 का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे। चुन प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव का मजबूती से दमन किया। हालांकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को बढ़ाया और मुद्रास्फीति को भी कम कर दिया। हालांकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को बढ़ाया
और मुद्रास्फीति को कम कर दिया। ठीक है, यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं बोलता हूं लाइनें आप वही लिखा करें, क्योंकि अगर आप पूरा लिखने का प्रयास करेंगे तो स्टेटमेंट लंबा हो जाएगा। आगे बताया गया कि मई 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से हुई मौत की घटना के बाद नागरिकों ने लोकतंत्रीकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए और इन प्रयासों के चलते चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिला। यानी पहले यहां पर नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में मिला है। तो यहां पर अब आपका कौन सा पॉइंट आएगा, इसमें आपने 45 का सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। इसी में आपका थर्ड सब पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे 45 का थर्ड सब पॉइंट में मई 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से हुई मौत की घटना के बाद नागरिकों ने लोकतंत्रीकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, जिसके चलते चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिला। इसको नीचे आप अंडरलाइन कर लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि नागरिकों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार कब मिला है कोरिया में। 1987 में मिला है, 1987 में मिला है। तो आपने यहां पर ये चीजें नोट डाउन कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का संकट जो है वो इनके सामने आया है। तो आपकी अब अगली सब हेडिंग है कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। देखिए जो नया संविधान बना, तो नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद से पहला प्रत्यक्ष चुनाव 1987 में हुआ, जिस समय जनता को प्रत्यक्ष रूप से मतदान देने का हक मिला है, उसी साल पहला चुनाव हुआ है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में विफलता की वजह से चुने के सैन्य दल के एक साथी सैन्य नेता रोहतावे बू का चुनाव हुआ। नहीं, फिर भी वही तानाशाही सरकार का ही नेता यहां पे चुना गया है। चाहे बेशक प्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं, लेकिन फिर भी तानाशाही सरकार का नेता चुना गया है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां मजबूत नहीं हैं। आगे बताया गया है दिसंबर 1992 में दशकों से चल रहे सैन्य शासन के बाद एक नागरिक नेता किम को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। यानी फिर भी बाद में क्या है, विपक्ष मजबूत हुआ है और बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ है। 1992 में यहां पर सैन्य शासन के बाद एक नागरिक नेता किम को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें 46वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद से पहला प्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर 1987 में हुआ, लेकिन दिसंबर 1987 में हुआ, जिसमें चुन के सैन्य दल के एक साथी सैन्य नेता रोहित ताये बू का चुनाव हुआ, जिसमें चुन के सैन्य दल के एक साथी सैन्य नेता रोहित ताये बू का चुनाव हुआ। अब इसी में सब पॉइंट, दिसंबर 1992 में दशकों से चल रहे सैन्य शासन के बाद अब यहां पर एक नागरिक नेता किम को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। यानी ये नागरिक नेता है, 1992 से यहां पर एक नागरिक नेता बनकर व्यक्ति आए हैं, जिनका नाम है किम। ये आपका 46 का सब पॉइंट है। अब जब किम आ गए हैं, किम ने यहां पर आके क्या किया, यहां पर कंपनियों को प्रोत्साहन दिया है और ऐसे करके यहां की जो कंपनियां हैं वो वैश्विक स्तर पर पहुंची हैं। तो नए प्रशासन की निर्यात नीति के तहत सैमसंग, हुंडई और LG सहित कुछ कंपनियां 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। किम प्रशासन ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन उसी साल इनके सामने वित्तीय संकट भी गहरा गया है। तो देखिए ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि सैमसंग, हुंडई और LG साउथ कोरिया यानी दक्षिणी कोरिया की कंपनियां हैं, और मैं ये समझता हूं लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये तीनों कंपनियां कहां की हैं, दक्षिणी कोरिया की हैं, और ये यहां की सरकारों के प्रयासों का परिणाम है कि ये कंपनियां आज विश्व पटल पर छा गई हैं। तो देखिए यहां पर हम जो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के क्रम में देखिए हमने पॉइंट नंबर 46 लिख लिया है, 46 का पहला सब पॉइंट लिख लिया है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। किम प्रशासन ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों द्वारा खराब प्रबंधन, संगठनों द्वारा बेईमानी, व्यापारिक
संचालन के कारण कोरिया को 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा है। इस दौरान IMF ने यहां पर वित्तीय सहायता भी की है। यही नहीं, इस आर्थिक संकट में पूरे देश ने एक साथ प्रयास किए। नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। देखिए, इससे हमें सीखने की आवश्यकता है। देखिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये बात आप लोग जानते होंगे, यानी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो इस बात को, इस उक्ति को कोरियाई लोगों ने यहाँ पे साबित कर दिया है। जब देश पे संकट आया है तो उन्होंने अपने जो भी सोना उनके पास था उसको इकट्ठा किया है और सरकार को सौंप दिया है। तो इसी को गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के नाम से यहाँ पर जाना गया है, ताकि सरकार अपना जो ऋण है उसका भुगतान कर पाए। तो ये होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है भारत में नहीं हो सकता, भारत में भी किया है। भारत में भी कुछ महान ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस तरह की नेक काम किए हैं। तो यहाँ पर वही सब एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने एक 46वां पॉइंट लिख लिया है। 40 का पहला सब पॉइंट हो गया। 40 का सेकंड सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, किम प्रशासन ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों द्वारा खराब प्रबंधन के कारण कोरिया को 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। इसी में थर्ड सब पॉइंट 46 का, इस आर्थिक संकट में पूरे देश ने एक साथ प्रयास किए और नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। यह आपका 46 का थर्ड सब पॉइंट है। फिर आगे बताया गया कैसे कैसे यहां पे सरकारें स्थापित हुई हैं, वो सब चीजें यहां पे बताई गई हैं। बताया गया दिसंबर 1997 में एक लंबे समय के बाद कोरिया में पहली बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा विपक्षी पार्टी के नेता किम डे जुंग सत्ता में आए हैं और सत्ता का इसी तरह से शांतिपूर्ण हस्तांतरण 2008 में भी हुआ है, जब रूढ़िवादी पार्टी के नेता ली माइंग बाक आए हैं। 2012 में रूढ़िवादी पार्टी की नेता पार्क खनहे पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे चुनी गई हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। यानी बाद के समय में यहाँ पर लोकतंत्र इस तरह से स्थापित हो गया कि सत्ता के हस्तांतरण में किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या विद्रोह फिर नहीं हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ का इतना ज़्यादा डेप्थ में इतिहास हमें नहीं पढ़ना है। जो की पॉइंट्स हैं वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप 47वां पॉइंट अब नोट डाउन कर लीजिए। इसमें लिख लेना आप, 2012 में रूढ़िवादी पार्टी की नेता पार्क खनहे पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर बात हो रही है दक्षिणी कोरिया की, उत्तरी कोरिया की नहीं हो रही है। उत्तरी कोरिया में तो राजवंश का शासन ही रहा है, यहां पे बात हो रही है आपकी दक्षिणी कोरिया की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे बताया गया कि परंपरा वो जारी रही है शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की। मई 2017 में तीसरी बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा मून जे इन ने राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला। तो ये सब आपका करंट का हिस्सा है और ये लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करंट अपडेट होता जाता है तो उसे भी आप अपडेट अपने आप को करते रहेंगे। तो यहां पर वही सब चीजें कही गई हैं। 2016 में नागरिकों के नेतृत्व में किए गए कैंडल लाइट विरोध में देश के लोकतांत्रिक कानून और प्रणालियों की सीमाओं के भीतर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे नागरिकों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन कोरियाई लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। यानी ऐसा नहीं है इन लोगों ने बाद में जो राष्ट्रपति हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं किए हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से किए हैं। जैसे कैंडल लाइट विरोध मार्च जलाकर, तो वहां पर उनका कोई दमन नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने राष्ट्रपति का विरोध भी किया है और राष्ट्रपति ने उनकी बात को माना भी है। तो ये चीजें जो हैं ये कोरियाई लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाती हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो इसी के साथ हमारा जो कोरिया वाला पोर्शन है ये समाप्त हो जाता है। अब देखिए, ये निष्कर्ष है, इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ये निष्कर्ष है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने न केवल यहाँ पर आपका चैप्टर 11, बल्कि हमने पूरी क्लास 11th की जो पुस्तक है हिस्ट्री की वो भी समाप्त कर ली है। इसके बाद आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी 1 या 2 दिन में, आप लोग परेशान ना हो। और देखिए, जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 11th की हिस्ट्री के आपको MCQ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो किताब है ये हमारी मेंस के लिए, UPSC मेंस या PCS मेंस के लिए लाभकारी है। प्रीलिम्स में विश्व इतिहास से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और यही कारण है कि विश्व इतिहास के प्रश्नों को प्रीलिम्स के लिए तैयार नहीं करवाया जाता है। हाँ,
आपकी जो क्लास 12 की किताब चलेगी अब, तो क्लास 12 की किताब के जो भी प्रश्न होंगे वो साथ के साथ आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि वो प्रश्न आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। अब देखिए, आप लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे जिन बहन या भाई ने प्रॉपर नोट्स इसके बनाए हों, जिनकी हैंड राइटिंग साफ साफ हो, वो कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उनसे वो नोट्स ले सकूं। कई बार क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जिनको अर्जेंटली ज़रूरत होती है कि नोट्स सर नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर हमारा मेंस एग्जाम हमारे नज़दीक आ चुका है और नोट्स बनाने का समय भी नहीं है, तो उनको हम वो प्रोवाइड करवा सकें जो कि प्रीलिम्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप में से जिन लोगों ने प्रॉपर वे में नोट्स बनाए हों, जिन लोगों ने की हैंड राइटिंग बेटर हो, वो मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसी के साथ आपका ये यहाँ पर क्लास 11th भी एंड हो गई और अब हम लोग क्लास 12th की ओर अग्रसर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।